Good afternoon, sir. हाँ, good afternoon, good afternoon. म्यूट करो जी, प्रिया कुमारी. While the theory of ओके, हम सबको अनम्यूट कर दिए हैं. सवाल करना होगा तो हैंड रेज करना. हम अनम्यूट कर देंगे तो फिर सवाल करना. ओके. अच्छा, इसमें ऐसे कितने लोग हैं, हैंड रेज करिएगा, जो आपने अभी तक किसी तरह का कोई प्रोग्रामिंग नहीं देखा है. आप नहीं जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है. ऐसा कोई नहीं है. चलो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोग्राम, सोर्स कोड, है ना, instruction given to the computer, and that source code will be translated to some executable format, or flow chart, data flow diagram, ये सब तुम लोग जानते हो. Yes or no? thumbs up करो. ओके, गुड. चलो, आसान है. हम लोग को ज़्यादा उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. ओके, ठीक है. तो हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं पाइथन.
हाँ बिट्टू, कुछ पूछना चाहते हो क्या? यस बिट्टू। या सर माइक म्यूट था इसीलिए बोल रहे थे सर, बोले कि बोलने के लिए तो माइक म्यूट था सर। मेरा माइक म्यूट था? नहीं सर, हम लोग का। हाँ तो हम जान के म्यूट किए, तुम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हो। हम बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना म्यूट करके रखो, नॉइज नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बीच में बोल दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कर दिए। पाइथन, तो हम लोग नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। चूंकि हम लोग को एनपीटीईएल वाला टॉपिक था डेटा साइंस, पाइथन फॉर डेटा साइंस, और बहुत लोग का पाइथन नहीं हुआ है, और जिनका हुआ है भी उनका पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोग पाइथन शुरू कर रहे हैं। पाइथन इज a general purpose high level programming language. Okay. Python was developed by Guido van Rossum in 1989 while working at National Research Institute at Netherlands. 1989 मतलब जावा से भी पहले, जावा से भी पहले। But officially Python was made available to the public in 1991. The date of birth अगर हम Python का बोलें तो that was 20 फरवरी 1991. Okay. Python is very easy language. Easy क्यों है अभी हम दिखाएंगे, बात करेंगे उसके बारे में. That's why it is recommended as the first programming language for the beginners. Python के बारे में कहते हैं कि स्क्रैच, तुम लोग देखे हो ना स्क्रैच लैंग्वेज, वो कार्टून वाला है ना, तो बच्चा लोग का जो प्रोग्रामिंग जो सिखाता है, भी सिखाया जाता है, व्हाइट हैट और ये सब जो है, उसमें स्क्रैच शुरू करता है। स्क्रैच से क्या कहते हैं, एनिमेशन से प्रोग्रामिंग करना बताता है, और उसके बाद सीधे पाइथन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इतना आसान बनाया गया पाइथन को कि आप इसमें बहुत आराम से प्रोग्रामिंग कर सके बाकी लैंग्वेज से के कंपैरिजन में. ओके, द नेम पाइथन वाज सेलेक्टेड फ्रॉम द टीवी शो द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन सर्कस. एक्चुअली जो गोइडो थे वो एक प्रोग्राम देखते थे, बीबीसी पे आता था 1969 और 70 के आसपास, और उसमें एक कॉमेडी शो था, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन सर्कस, और ये उनको बहुत पसंद था, तो अक्सर देखते थे वो द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन सर्कस. और उसी समय गुइडो जो थे वो काम कर रहे थे पाइथन लैंग्वेज पे, और इस बारे में वो बहुत विचार कर रहे थे कि नाम क्या होना चाहिए. उस समय हमारे पास एबीसी लैंग्वेज था, एल्गोल ए बी सी था. ठीक है, सी आ चुका था, 73 में सी आया था. ओके, सी प्लस प्लस भी था, जावा भी उसी समय आया था, इसी के 1-2 साल आगे पीछे. तो ये सारा लैंग्वेज था, और इनका गोइडो चाहते थे कि इसका कुछ नाम जो है, जो इसका नाम रखा जाए, कुछ एडवेंचरस हो, कुछ ऐसा हो जो एकदम सबसे अलग हो. ठीक है, और वो देखते थे क्या, पाइथन सर्कस, मॉन्टी पाइथन सर्कस. यहीं से उनको ये पाइथन नाम सूझा, ये पाइथन नाम यहीं से सूझा, और पाइथन का और कोई मतलब नहीं है इस लैंग्वेज से. ओके, Guido developed Python language by taking almost all important features from different language. जब उनके पास क्या क्या लैंग्वेज था उस समय, उस सब लैंग्वेज का जो जो अच्छा पार्ट था उसको उन्होंने बोरो कर लिया, उसको उन्होंने इंक्लूड कर लिया. जैसे सी में हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते थे, प्रोसीजरल लैंग्वेज है सी, तो फंक्शन बना देना, उस फंक्शन को जब जरूरत पड़े तब कॉल कर लेना, मतलब बार बार उसको यूज कर लेना एक फंक्शन को.
ठीक है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर फ्रॉम सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर फ्रॉम सी प्लस प्लस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फीचर फ्रॉम परलेन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब एक लाइन लिखे रन कर गया, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हैं या चाहे लिनक्स पे स्क्रिप्ट रन कराते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर फ्रॉम मॉड्यूलर 3, मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स इन पाइथन डिराइव्ड फ्रॉम सी एंड एबीसी लैंग्वेज। यस अमित कुमार बोलो, 1 मिनट अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ बोलो सर। बीबीसी मीन्स क्या बताया सर? बीबीसी बीबीसी एक चैनल है जी, हाँ ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल ऐसा कुछ है। बीबीसी वो चैनल है, उस चैनल पे ये ब्रॉडकास्ट होता था। ठीक है, बीबीसी। ठीक है, तो हम लोग ये सारा का सारा फीचर जो उस समय का लैंग्वेज का था, वो सारा लैंग्वेज का फीचर इंक्लूड करके पाइथन बनाएंगे। ओके, अब हम पाइथन कैसे कैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथन यूज फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरियाज आर फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन और फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। अच्छा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन किसको बोलते हैं और वेब एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? कोई हाथ उठाओ अगर किसी को आता है तो। यस आयुष, गो अहेड। हाँ सर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसको कहते हैं जो हम डाउनलोड करके, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जूम हो गया, और वेब एप्लीकेशन कहते हैं उसको जिसको हम गूगल फॉर्म, जैसे कि हम गूगल फॉर्म या कोई भी साइट खोलते हैं उसको हम कहते हैं। सही। डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहने का मतलब ना, कंप्यूटर पे डायरेक्टली रन करा सकते हैं। कंप्यूटर पे उस एप्लीकेशन को डबल क्लिक करो, रन कर जाएगा। जैसे एमएस वर्ड रन कराते हैं हम लोग, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पेंट ब्रश है, नोटपैड है, कैलकुलेटर है। ठीक है, जूम जैसे बोले जूम है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है जो इस सिस्टम पे इंस्टॉल है और उसको बाहर से कहीं कुछ आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे रन कर सकता है वो। ओके, तो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन वैसे एप्लीकेशन को कहते हैं जो वेब सर्वर पे रन करता है, वेब सर्वर पे रन करता है और उसका सारा का सारा इंटरफेस हमको किसी वेब ब्राउजर के थ्रू मिलता है। किसी वेब ब्राउजर के थ्रू हमको उसका इंटरफेस मिलता है, जैसे जीमेल, याहू मेल, फ्लिपकार्ट, अमेजन। ठीक है, वैसा कोई भी जो हम www करके लिख दें और यहाँ पे प्रोग्राम खुल जाए, हमको वैसे प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कहीं भी कैसे भी रन करा सकते हैं। हाँ बोलो सर। कर जो लैपटॉप में जो एप्लीकेशन रहता है सर, मोबाइल में एप्लीकेशन रहता है, दोनों में बड़ा फर्क नहीं ना सर? जैसे कि मोबाइल में भी जूम है और लैपटॉप में भी जूम है, तो कोई तो डिफरेंट नहीं है? वो भी तो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन होंगे दोनों। नहीं, हम अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि अगर हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए हमको बताना पड़ता है कि हम ये एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। हमको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, विंडोज 32 बिट के लिए करना है, विंडोज 64 के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, या किसके लिए करना है। ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन तो एक ही है, दोनों का लॉजिक भी एक होगा, लेकिन कुछ कुछ तो अंतर है ना। हम जो लैपटॉप पे रन कराते हैं जूम और जो मोबाइल पे जूम है, अंतर है। बहुत सारे ऑप्शन जो है मोबाइल पे नहीं मिलते। ठीक है, और दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए। ओके, कोई भी एप्लीकेशन जिस प्लेटफॉर्म पे रन करने वाला है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाता है। अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना लें, ऐसा कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम बना लें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लें, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको
डाल दें और वो चलने लगे, तो उसको बोलते हैं कि दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। हैंड डाउन कर लो अगर सिविल तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब हो गया हो तो, ठीक है। डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग डेटाबेस एप्लीकेशन, वैसा एप्लीकेशन जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए और हमको सारा का सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस से निकाल के दे, और हम डेटाबेस में डेटा सेव करना चाहें तो कर सकें। फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग, नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, मतलब हम एक चैट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, चैट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो ओवर द नेटवर्क हम उसको यूज कर सके, ठीक है। सॉकेट प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जैसे जावा में करते हैं, हम उसके लिए भी पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर डेवलपिंग गेम्स, हम गेम्स बना सकते हैं इससे, ठीक है। इसके अलावा अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन, फॉर मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एंड फॉर IoT, इसमें ये सबसे ज्यादा फिट बैठता है, इसमें ये सबसे ज्यादा फिट बैठता है कि हम डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल AI, ML और DL के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें हमारा पाइथन बेस्ट सूटेड है। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बोलते हैं उस फंक्शन को जो ऑलरेडी दिया गया है, हमको लिखना नहीं पड़ेगा उस छोटे छोटे काम के लिए। हाँ, यस सिविल। सर डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन नहीं समझ रहे। डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन, अच्छा हम लोग पिछले सेशन में बात किए थे कि पाइथन फॉर डेटा साइंस, है ना। वहां पे डेटा साइंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या होता है डेटा साइंस। अगर बहुत बड़ा डेटा है, हैंड डाउन कर लो, बहुत बड़ा डेटा है, डेटा सेट कहेंगे, अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कहने मतलब कि लाखों का डेटा है। जैसे अभी मेरे पास एक डेटा सेट है कोविड-19 का वर्ल्ड वाइड डेटा, ठीक है। कोविड-19 का वर्ल्ड वाइड डेटा है जो बहुत बड़ा है, और हमको उस डेटा से हमको, जैसे अभी बोलते हैं ना हम लोग कि इंडिया में फरवरी के 3rd वीक में आने वाला है तीसरा लहर, और अगले साल इतना दिन तक, इतना तारीख तक इतने लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, इतने लोग रिकवर हो जाएंगे, या इतने लोग, ठीक है। तो एनालिसिस कहने का मतलब यही, हम डेटा को, बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसको एनालाइज करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में उस डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट यूज करके कुछ प्रोडक्शन भी करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन ऐसा होगा जैसे अगर तुम जाते हो वेबसाइट पे और किसी तरह का कोई सामान खरीदते हो, तो ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, ये डेटा स्टोर हो रहा है, और ये फाइनली ये डेटा जब बल्क में डेटा हो जाएगा, तब ये डेटा एनालाइज करके हम ये जान सकेंगे कि तुम क्या क्या खरीदते हो, क्या क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, और भविष्य में क्या क्या खरीदोगे। ओके, अगर हम इस तरह का डेटा तुम्हारे एज के बच्चों का, तुम्हारे एज के लड़कों का डेटा मेरे पास बहुत मात्रा में हो जाए, 1-8 लाख या उससे ज्यादा, तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चे, इस एज ग्रुप के मेल क्या खरीदते हैं, इस एज ग्रुप के फीमेल क्या खरीदती है। ओके, तो यही है मेरा डेटा एनालिसिस। इसमें बहुत बात हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग इसको यहीं पे छोड़ दें। डेटा एनालिसिस मतलब डेटा को एनालाइज करना, डेटा को डेटा साइंस को प्रोसेस करना, उसको विजुअलाइज करना, ठीक है, उसको एक्सप्लोरेटरी रीडिंग करना, और उस पर कुछ प्रेडिक्शन करना। समझ में आ गया? मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया? यस विशाल। सर इसको डाटा माइनिंग भी कर सकते हैं। डेटा माइनिंग एक उसका पार्ट है। डेटा माइनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये कह रहे थे कि हम पाइथन में हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये बेस्ट सूटेड है हमारा
बेस्ट सुटेड हमारा हो जाता है डेटा एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, आईओटी के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल अभी तक तो नहीं हुआ है। ऐसा कोई एक फ्रेमवर्क है मोबाइल के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। अब फ्यूचर में हो सकता है कि मोबाइल एप्लीकेशन में भी पाइथन का बोलबाला हो। अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में अभी पाइथन नहीं आया है। Internally, Google and YouTube use Python coding. NASA and New York Stock Exchange application developed in Python. Top software company like Google, Microsoft, IBM, Yahoo using Python. Okay, तो Python बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के स्किल सेट के लिए Python इज मस्ट। ठीक है, अब तुमको इंटरव्यू में C++ नहीं पूछा जाता है, अब Python ही पूछा जाता है, जावा पूछा जाता है, .NET पूछा जाता है। ठीक है, अगर तुम बोलोगे हम पाइथन नहीं जानते हैं, जावा नहीं जानते हैं, सिर्फ सी जानते हैं, तो तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा इंटरव्यूअर के नजर में नहीं बनेगा। ओके, एक समय था जब हम बात करते थे ओके, तो एक समय था जब सी हमारा पहला लैंग्वेज होता था या बेसिक पहला लैंग्वेज होता था किसी को सीखने के लिए। ओके, तुम लोग क्यू बेसिक पढ़े थे बीसीए में। ठीक है, अब लेकिन पाइथन, तो पाइथन क्या क्या फीचर है पाइथन का, तो सबसे पहले बोलता है कि इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि हमको लिखना है एक प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो सी या C++ में कैसे लिखेंगे हम लोग? studio.h, ठीक है, void main, इसके बाद हम लोग लिखेंगे printf या cputs, जैसे मान लो हमको C++ में cputs, अदरवाइज printf। ठीक है, ये इतना लाइन लिखेंगे तब मेरा प्रोग्राम लिखा जाएगा जो कंपाइल होके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। दैट इज 1 2 3 और कर्ली ब्रेसेस को अगर मिला दो तो और अच्छा। अगर ये प्रोग्राम हमको जावा में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक void main string ठीक है। या अब जावा में एक और काम करना है, यहाँ तो हमको आईडी का सपोर्ट मिलता था और यहाँ पे हम कंट्रोल F9 करते थे, रन करता था। जावा में हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ के बाद हमको जावा सी से इसको कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, test.java, और जब कंपाइल होकर जब test.class फाइल बनेगा तो हम जावा को ऐसे रन कराएंगे टेस्ट। ठीक है, तो ये क्लास फाइल रन करेगा। सोचो कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम सिर्फ स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाह रहे हैं और हमको इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर पाइथन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेमीकोलन में नहीं, एक लाइन प्रिंट। ठीक है, अगर मान लो कि
हमको यहाँ पे किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना था, तो हमको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे सबसे पहले हमको एक डेटा इनिशियलाइज करना पड़ता था, और तब हम यहाँ पे आके लिखते थे %d एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, %d और वैसे। ओके, हमको यही काम यहाँ भी करना पड़ेगा। int बराबर लिखेंगे और उसका तब प्रिंट करेंगे। यहाँ क्या करना है, कोई डेटा टाइप नहीं, i बराबर 0, प्रिंट i, ठीक है, प्रिंट i, या अगर तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो सिर्फ i प्रिंट हो जाएगा डेटा, ठीक है। ये सारा का सारा हमको इतना आसान बना देता है जावा, ये पाइथन को, कि हमको बोलते हैं कि इजीएस्ट लैंग्वेज है, एवर इजीएस्ट लैंग्वेज। When we read a Python program, it's like reading simple English statement. The syntax are very simple and only 30 plus keywords are available. अब कोई लैंग्वेज का बात करो, इंग्लिश सीखना है तो तुमको इंग्लिश के कितने वर्ड सीखने पड़ेंगे, उतने वर्ड जो एक डिक्शनरी में रहते हैं, ओके। और अगर तुमको जावा सीखना है तो जावा में जो रिजर्व कीवर्ड है दैट इज मोर देन 50 और ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 50, लेकिन पाइथन में कम है, 30 प्लस, 30 से कुछ ज्यादा। When we compared with other language, we can write program with very less number of lines, hence more readability and simplicity. We can reduce development time and cost of the project. कम टाइम लगेगा, नंबर ऑफ लाइन कम होगा, एफर्ट कम लगेगा, तो टाइम बचेगा तो मेरा डेवलपमेंट कॉस्ट कम आएगा। दूसरा बेनिफिट कि ये फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, ठीक है। वी कैन यूज पाइथन सॉफ्टवेयर विदाउट एनी लाइसेंस बिकॉज इट इज फ्रीवेयर। और इतना ही नहीं, पाइथन का जो सोर्स कोड रखा गया है, पाइथन का सोर्स कोड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओपन सोर्स। तुम जब चाहो तब पाइथन पूरा का पूरा पाइथन का सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो, और पाइथन का सोर्स कोड मिल जाएगा। अगर तुम उस लेवल के प्रोग्रामर हो तो उस पाइथन के सोर्स कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, एक नया लैंग्वेज बना लो, ओके। तो इट्स सोर्स कोड इज ओपन एंड सो दैट वी कैन कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ओके। तो हम पाइथन सोर्स कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एक जाइथन है जो उसी पाइथन सोर्स कोड को ऑप्टिमाइज करके बनाया गया है, और ये पाइथन जावा के साथ काम करने के लिए, जावा एप्लीकेशन के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। जाइथन इज कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ पाइथन टू वर्क विद जावा एप्लीकेशन, ओके। तीसरा फीचर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल कहने का मतलब क्या, हम दो प्रोग्रामिंग के आधार पे किसी लैंग्वेज को दो स्तर पे बांटते हैं। एक बोलते हैं लो लेवल। लो लेवल में हम उस सिस्टम के करीब जाके बात करते हैं, मेमोरी को पढ़ने की बात करते हैं, हम प्रोसेसर को पढ़ने की बात, जैसे हम लोग रजिस्टर नाम से बनाते हैं ना वेरिएबल, ठीक। तो हम उस लो लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग करते हैं और पॉइंटर से उसमें वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। हम ये सारा का सारा काम करते हैं लो लेवल में, ठीक है। और हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत आसान होता है इंग्लिश में, और उसको हमको कंपाइल तो लो लेवल को भी करना पड़ता है। बहुत लो लेवल जो असेंबली है उसको असेंबल करते हैं, उसको कंपाइल नहीं करना पड़ता, ओके। तो पाइथन मेरा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड हेंस इट इज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। अच्छा, सी मेरा हाई लेवल है कि लो लेवल है, बता दो। यस रोहित,
अनम्यूट नहीं हो रहा है। यस आयुष तुम बोलो। आयुष आयुष अनम्यूट कर दिए तुमको, बोलो। रुकी ना इधर 2 मिनट रुकी ना। यस सौरभ तुम बोलो। यस सर, सी जो है वो हाई लेवल और लो लेवल दोनों को सपोर्ट करता है, इसलिए उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सही है, ठीक है, सब लोग हैंड डाउन कर लो। तो सी लो लेवल इसलिए है कि तुमको पता होगा कि सी का निर्माण किया क्यों गया था। सी को बनाया ही गया था एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लिखने के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने की बात अगर हम कर रहे हैं तो सोचो कि हम सिस्टम के कितना क्लोज जाके राइटिंग कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सेम वे में हम सी को यूज करके हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते थे, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिए, फाइल हैंडलिंग का तुम लोग बनाए भी होगे। तो इसलिए हम बोलते थे कि सी फिट होता था दोनों काम के लिए, और इसी वजह से उसको मिड लेवल कहते थे। बट मिड लेवल कोई था नहीं, या तो हाई लेवल या तो लो लेवल, दोनों लेवल पे था इस लेवल। ओके, तो बीइंग ए प्रोग्रामर वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्सेंट्रेट लो लेवल एक्टिविटी लाइक मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी etc। हमको हाई लेवल पे काम करना था और हमको लो लेवल में सिक्योरिटी और जो लो लेवल में कैसे मेरा मेमोरी मैनेजमेंट होगा, लो लेवल में गार्बेज कलेक्शन कैसे होगा, ये सब हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो सॉफ्टवेयर खुद मैनेज करेगा। तो हमको एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग का फुल सपोर्ट मिल रहा था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्या है? एक मिनट हम बता दें एक बार। अच्छा देखो, मेरे पास एक सिस्टम है, ओके। हम इस पे C++ पे एक प्रोग्राम बनाएं या सी यूज करके एक प्रोग्राम बनाएं, सॉफ्टवेयर बनाएं, ओके। और उस सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम बनाने के बाद उसको हम सेल करना शुरू किए, ठीक है। एक इस सिस्टम को बेच दिए, एक इस सिस्टम को बेच दिए, एक और सिस्टम को बेच दिए, तो तीनों पे रन करेगा। कब रन करेगा, किस कंडीशन में रन करेगा? अगर ये सिस्टम जो था मेरा, ये सिस्टम विंडोज था और ये सिस्टम भी विंडोज है, ये भी विंडोज है, ये भी विंडोज तो रन करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा C++ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और एक बार में जब कंपाइल करता है तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड बना देता है, और वो एग्जीक्यूटेबल कोड सिस्टम डिपेंडेंट होता है, ठीक। कहने का मतलब ये कि हमको पता है कि विंडोज x86 मशीन पे 32 बिट पे विंडोज 7 इंस्टॉल किए हैं, और इस पे वही प्रोग्राम रन कर सकता है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में काम करता है हार्डवेयर और किसी एप्लीकेशन के बीच में, ओके। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम प्रिंट कमांड देते हैं यहाँ से, इस एप्लीकेशन से, तो नोटपैड को नहीं आता है कि प्रिंट कैसे किया जाए, सेव कैसे किया जाए, नोटपैड को नहीं आता है। तो नोटपैड क्या है, जैसे ही बोलेंगे सेव, तो नोटपैड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कांटेक्ट करेगा सिस्टम कॉल के थ्रू कि भाई हमको सेव करना है, ठीक है। और ये फैसिलिटी जब दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा तभी फाइल सेव होगा, ओके।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्राम रन कर रहा है उस प्रोग्राम का उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। समझ में आ रहा है तो बताओ यस करो, नहीं तो बताओ और कुछ और तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो वो कंपैटिबल होना चाहिए। अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो रन नहीं करेगा। ओके, अब रहा बात कि एक समय था जब सिर्फ विंडोज था, तब तो समझ में आया। अब लेकिन समय बदल गया है, अब हमारे पास लिनक्स मशीन भी है, अब हमारे पास यहाँ पे मैक मशीन भी है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक सोलारिस सिस्टम भी है। अब हम इस प्रोग्राम को इस तीनों सिस्टम पे रन नहीं करा सकते, इस सिस्टम पे रन नहीं करा सकते। हमको अब करना क्या होगा, हमको कुछ ऐसा सिस्टम खोजना होगा कि हम उस पर प्रोग्राम बनाएं और वो सब पे रन करें। ठीक, ये कैसे संभव होगा? ये संभव कैसे है जब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कराते हैं तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड जो बनता है वो प्रोसेसर वो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनता है। तो भाई अगर हम कोई भी प्रोग्राम यूज करेंगे और हम एग्जीक्यूटेबल कोड बना देंगे इस सिस्टम पे, तो वो इसी सिस्टम पे रन करेगा, इस पे कैसे रन करेगा? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लेके आया था जावा। ठीक है, सिस्टम इंडिपेंडेंट जावा का आविष्कार इसीलिए हुआ था कि वो प्रोग्राम हर किसी भी डिवाइस पे रन कर जाए, नॉट ओनली कंप्यूटर, वो वॉशिंग मशीन पे किसी एम्बेडेड सिस्टम पे हम रन करा सकें। ठीक है, तो हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ, उसमें करते क्या थे कि एक प्रोग्राम जो सोर्स कोड है, दैट इज द सोर्स कोड, इस सोर्स कोड को हमको करना क्या था कि हम कंपाइल करते थे, कंपाइल करने के बाद बाइट कोड बनाते थे, बाइट कोड बनाते थे, और ये बाइट कोड को कहते थे कि दैट इज सिस्टम इंडिपेंडेंट। अब हम बाइट कोड बना लिए, ये सिस्टम पे हम पाइथन इंस्टॉल किए, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद या जावा इंस्टॉल करने के बाद हम प्रोग्राम लिखे, कंपाइल किए, बाइट कोड बन गया। अब ये बाइट कोड हम किसी सिस्टम को दे सकते हैं। ठीक है, ये बाइट कोड हम किसी सिस्टम को दे सकते हैं। अगर ये बाइट कोड हम यहाँ से लेके डिलीवर करते हैं हम इस सिस्टम पे, इस बाइट कोड को यहाँ पे दे दे, इस बाइट कोड को हम इस सिस्टम को भी दे सकते हैं, इस बाइट कोड को हम इस सिस्टम को भी दे सकते हैं। ओके, ये बाइट कोड इस प्रोग्राम को कंपाइल करा के एक ऐसा कोड बना दिया गया है, ठीक है, जिसको इस तीनों सिस्टम पे रखे गए एक वर्चुअल मशीन द्वारा इंटरप्रेट कर लिया जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये कि हमको इस लिनक्स मशीन पे हमको पाइथन वर्चुअल मशीन चाहिए। अगर पाइथन वर्चुअल मशीन इसमें इंस्टॉल है तो ये बाइट कोड को लिनक्स के आधार पे ये रन करा लेगा। ठीक है, ये पाइथन वर्चुअल मशीन इस लिनक्स मशीन के लिए डाउनलोड किया गया है। अच्छा, अब हमको मैक मशीन पे अगर रन कराना है तो हमको क्या चाहिए? पीवीएम फॉर मैक चाहिए। ये था पीवीएम फॉर लिनक्स। हमको यहाँ क्या चाहिए? यहाँ हमको चाहिए पीवीएम फॉर सोलारिस। ठीक है, ये तीनों बाइट कोड एक ही है, ये तीनों बाइट कोड एक है, और ये तीनों बाइट कोड कहाँ कंपाइल किया गया है कोई मतलब नहीं। हो सकता था ये लिनक्स मशीन हो सकता था ये विंडोज मशीन हो, कहीं से भी हो। अगर इसी सोर्स कोड को यहाँ पे कंपाइल करते तो सेम बाइट कोड बनता। ठीक है, तो बाइट कोड तो कॉमन है सबके बीच में, बाइट कोड सबके बीच में कॉमन है। हाँ, लेकिन एक बात और सत्य है कि प्रोग्राम वही रन करेगा जो उस
ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अब हमको क्या था, अब इस बाइट कोड को सिस्टम डिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल कोड में बदलना था। ठीक है, हमको सिस्टम डिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव कोड में बदलना था। ठीक, तो अब वो कौन काम करेगा? ये इंटरप्रेटर काम करेगा। JVM नथिंग बट सॉरी PVM इज नथिंग बट अ पाइथन वर्चुअल मशीन। वो मेरा सिस्टम डिपेंडेंट है। PVM फॉर लिनक्स इंस्टॉल किया गया यहाँ पे, PVM फॉर लिनक्स। ठीक है, तो हम लिनक्स के लिए ही इंस्टॉल किए, तो PVM क्या करेगा? इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करेगा। दो तरह का ट्रांसलेशन होता है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जानते हो। ठीक है, तो हम कंपाइल करके बाइट कोड बना दिए। बाइट कोड बनाने के बाद हम सबको डिलीवर कर दिए। यहाँ पे हमको मिलेगा एक इंटरप्रेटर। हम जावा के केस में इसको बोलते हैं JVM। ठीक है, .NET के केस में बोलते हैं .NET फ्रेमवर्क, और पाइथन के केस में बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, तीनों एक ही काम करता है। बाइट कोड को या इंटरमीडिएट लैंग्वेज को वो एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज करने की कोशिश करता है, रन कराता है। ओके, अब इस तरह से हम कहते हैं क्या कि पाइथन में लिखा हुआ कोड वो सिस्टम इंडिपेंडेंट है। सिस्टम इंडिपेंडेंट है। हमको अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं है अपने क्लाइंट से कि भैया कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं आप। हमको नहीं पूछने का मतलब है। पहले हम जब C++ में लिख रहे थे तो पूछ रहे थे कि भैया कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं आप, तो तुम बोलोगे लिनक्स। तो नहीं, लिनक्स पे तो रन नहीं करेगा मेरा सॉफ्टवेयर, लिनक्स के लिए नहीं बनाया है, हम विंडो के लिए बनाया है। विंडो यूज करना है तो ले जाइए, अदरवाइज मत ले जाइए। अब वो बात नहीं है। आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हो, अगर उस सिस्टम के लिए वर्चुअल मशीन है पाइथन का, मतलब इंटरप्रेटर है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये PVM जो है ये सिस्टम डिपेंडेंट है कि सिस्टम इंडिपेंडेंट है? हाँ रोहित, सर डिपेंडेंट है सर। सिस्टम डिपेंडेंट है, ये क्या एग्जैक्टली सिस्टम डिपेंडेंट है, क्योंकि इस PVM को जो लिनक्स मशीन पे है उसको विंडोज के बारे में नहीं पता है। यस सर। हाँ, वो बाइट कोड को पढ़ेगा और उसको एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा लिनक्स अपने सिस्टम के आधार अकॉर्डिंग पे, सर। यस सर। और रन करा देगा। ठीक है, हमको लगता है समझ में आया होगा। यस सर। ठीक, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इश्यू कहते हैं। Once we write a Python program, it can run on any platform without rewriting. Internally, PVM is responsible to convert into machine understandable code. Portability. पोर्टेबल कहने का मतलब क्या कि कहीं भी पोर्ट कर सकते हैं इसको, कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, है ना। एक बड़ा सा टीवी है मेरे पास जो दीवार में लगा के टांगे हुए, उसको कहीं भी नहीं रख सकते। लेकिन एक छोटा सा पोर्टेबल टीवी है, उसको अभी यहाँ रख लिए, कभी वहां रख लिए, रख सकते हैं, तो कहीं भी पोर्ट कर सकते हैं उसको। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि हम आज विंडोज यूज कर रहे हैं, कल हम लिनक्स यूज कर सकते हैं, तो क्या विंडोज के लिए खरीदा गया प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लिनक्स पर रन करेगा? अगर पाइथन में है, अगर जावा में है तो रन करेगा। क्यों? क्योंकि ये पोर्टेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम देते हैं। हमको क्या करना है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करो, सॉरी इंस्टॉल करो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंफर्टेबल JVM या PVM इंस्टॉल कर लो और बाद में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, डन। ठीक है, तो पोर्टेबल है, हम किसी सिस्टम में इसको पोर्ट कर सकते हैं। हाँ रोहित। सर वो जो JVM और PVM है वो तो सर उसमें आता है ना बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नहीं, बाय डिफॉल्ट क्यों आएगा? बाय डिफॉल्ट जरूरी नहीं कि बाय डिफॉल्ट रहे वो मेरे सिस्टम में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो जावा का जब कर रहे थे तो उसमें तो JVM हम लोग को नहीं डाउनलोड करना पड़ा था। हाँ, हम लोग डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल, अगर मान लो कि JDK डाउनलोड करोगे तो डेवलपमेंट किट GRE करो तो रन टाइम। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमको .NET फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल करना पड़ता है, अदरवाइज हमको
डॉटनेट ऐसे को कोई करना एप्लीकेशन पड़ता रन नहीं करेगा, रन नहीं होगा। यस ठीक है, इसलिए ओके। ओके, तो पोर्टेबिलिटी समझ में आ गया। डायनेमिकली टाइप कहने का मतलब कि इन पाइथन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। हम जो पहले वाला जो लैंग्वेज था उसमें हम उसमें हम जो वेरिएबल बनाते थे हम उसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, पहले से कंपाइलेशन के पहले हमको सारा का सारा वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज करना है, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, whenever we are assigning the value based on the value, type will be allocated automatically. ठीक है, अब जैसे हम तुमको दिखाएं, देखो हम अब ये सब बताएंगे, है ना। अभी देखो लिखते हैं i बराबर 10, कोई वेरिएबल नहीं बताएं, इंटीजर फ्लोट कुछ नहीं, इंटर। ठीक है, अब जानना है कि i किस तरह का वेरिएबल बना है। हम लिखते हैं टाइप i क्लास int। ठीक है, यहाँ पे एक बात और जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितना भी वेरिएबल टाइप है, जितना भी वेरिएबल है, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप ना होके वो सारा का सारा हमारा क्लास का इंस्टेंस है। ठीक है, टाइप ए। ठीक है, फ्लोट। समझ में आई बात? तो हम कहते हैं क्या कि हमको डेटा डिक्लेयर नहीं करना है, डेटा हमको कहाँ चला गया जी? हाँ, यस आयुष। सर क्लास इंटेंस मतलब क्या होता है सर? बात करेंगे उसके बारे में, बहुत बहुत हम लोग अभी इंट्रोडक्शन लेवल पे हैं। ठीक है, ओके सर, अभी फिर भटक जाएगा क्लास। ओके सर। ओके, तो Python is considered as a dynamically typed language, but Java, C, C++ all are statically typed language because we have to declare variable type. अब एक चीज और, हम जब जावा का कोड लिखे थे तो हम लोग लिखे थे ना क्लास टेस्ट, और उसमें हम पूरा का पूरा लिखे थे, तब मतलब मेन फंक्शन भी क्लास के अंदर लिखा गया था। ओके, लेकिन ऐसा हम सी में तो खैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बात ही नहीं था, C++ में भी क्या बगैर क्लास के हम रन नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। सिंपल, सी का कोड अगर C++ कंपाइलर पर लिखेंगे तो रन करता है। ओके, और बगैर क्लास के जावा में रन नहीं करा सकते, क्लास लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारा पाइथन दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप C++ की तरह बगैर क्लास के कुछ कोड लिख के रन कराना चाहते हैं, कराइए, इजाजत है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जावा की तरफ, दैट इज आल्सो सपोर्टेड। ठीक है, तो हमको i का वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमको क्लास और मेन फंक्शन हेन टेन इतना काम नहीं करना है। i बराबर 10 प्रिंट i। ओके, तो ये है मेरा बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों लेवल पे ये काम करता है। ठीक है, इंटरप्रेटेड अभी बात किए ना हम लोग कि एक बार में ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनेगा और बाइट कोड को हर सिस्टम पे जाके इंटरप्रेट होगा जावा पाइथन वर्चुअल मशीन के द्वारा और वह रन करेगा। ओके, सेम काम जावा में भी होता था, लेकिन एक प्रॉब्लम जावा में ये था कि हम जावा में हमको दोनों काम, ये कंपाइलेशन का काम एक लेवल पे और फिर इंटरप्रिटेशन का काम, देखो जावा जो था यही जेवीएम था। ठीक है, पहले लाइन में हम कंपाइल करते थे तो टेस्ट डॉट क्लास मेरा फाइल बनता था,
दैट वाज बाइट कोड जिसको कह रहे हैं, और बाद में जावा को कॉल करके हम इस टेस्ट फाइल को इंटरप्रेट कराते थे, तब रन करता था। यही काम पाइथन में भी हो रहा है, लेकिन हमको नहीं करना पड़ रहा है। ये सारा का सारा काम इंटरनली होगा। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराने की कोशिश करेंगे, वो इंटरनली कंपाइल भी होगा, इंटरप्रेट भी होगा, जेवीएम उसको रन कर देगा। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड मतलब वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंपाइल पाइथन प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली. Internally, Python interpreter will take care that compilation. If compilation failed, interpreter raise syntax error. Once compilation success, the PVM, Python virtual machine, is responsible to execute. Okay? कहने का मतलब ये कि हम जैसे ही रन कराते हैं तो सबसे पहले कंपाइलेशन होगा, बाइट कोड बनेगा, और बाइट कोड को फिर पीवीएम एग्जीक्यूट कराएगा उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म का पीवीएम इंस्टॉल किए हैं। हमारे सिस्टम में पीवीएम फॉर विंडोज है। ठीक है, एक्सटेंसिबल, हम एक्सटेंड कर सकते हैं कैसे? वी कैन यूज अदर लैंग्वेज प्रोग्राम इन पाइथन। सपोज करो ऐसा कोई कोड जो सी प्लस प्लस जावा में लिखा गया है और हमको उसको पाइथन में लिखना नहीं आ रहा है या नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या प्री रिटेन जावा कोड को हम अपने पाइथन प्रोग्राम में सम्मिलित कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं? पाइथन, सी प्लस प्लस, किसी को भी। तो पाइथन को बनाया ऐसा गया है कि तुम किसी दूसरे लैंग्वेज के कोड को एज इट इज पाइथन में इंक्लूड कर सको। The main advantage of this approach are we can use already existing legacy non-Python code. We can improve performance of the application. ठीक है, पहले सी या सी प्लस प्लस था, उसको हम जब बता रहे हैं क्या कि वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है। अब हमको सी प्लस प्लस को सिस्टम इंडिपेंडेंट बनाना है, क्या करें? रीराइट करें, या फिर उस प्रोग्राम के कोड को एज इट इज हम पाइथन में राइट कर देते हैं और बाइट कोड बना लेते हैं, और वो बाइट कोड तो रन कर जाएगा मेरा किसी सिस्टम पे। समझ में आई बात? ओके, लास्ट दो टॉपिक। एम्बेडेड, वी कैन यूज पाइथन प्रोग्राम इन एनी अदर लैंग्वेज प्रोग्राम। अभी तो हम लोग क्या किए थे, किसी और लैंग्वेज को पाइथन के अंदर राइट किए थे। अब हम कह रहे हैं क्या कि पाइथन इजीली इम्बेड भी हो जाता है। ठीक है, किसी लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर तुम बना रहे हो, अगर तुम्हारे पास कुछ पीस ऑफ कोड है जो पाइथन में लिखा गया है, तो तुम पाइथन को इंक्लूड कर दो उसमें। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे जबरदस्त है जो पाइथन को सही में लैंग्वेज का किंग बनाता है। तो पाइथन हैज रिच इनबिल्ट लाइब्रेरी। ठीक है, इतना लाइब्रेरी है कि हम एआई, डीप लर्निंग और डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस सब काम इस पे कर लेते हैं, और few number of line code पे। We can use this library directly and need not to write those codes, result in faster project development. Okay, ये था फीचर ऑफ पाइथन। कुछ लिमिटेशन भी है पाइथन का। हम लोग जब डेटा पढ़ेंगे तब हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि पाइथन अपने सारे कंपटीटर से कंपेयर करें तो थोड़ा स्लो है, स्लो। ओके, और ऐसे भी तुम देखो इंटरप्रेटर बेस्ड जितना लैंग्वेज होता है ना, वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि हर लाइन को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है, तभी वो रन करेगा। कंपाइलर बेस्ड में क्या है कि एक बार टाइम लगा कंपाइल करने पे, कंपाइल करने के बाद सारे को एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज कर दिया गया और फाइल में सेव करके बना दिए, जिसको EXE फाइल कहते हैं। सारा का सारा कंपाइल्ड है। अब कुछ नहीं करना है, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा लेगा प्रोसेसर पे। लेकिन जावा का, .NET का, पाइथन का, ये सारा का सारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज प्रोग्राम जो बाइट कोड है, उसको ट्रांसलेशन की आवश्यकता है, तो स्लो हो गया। ठीक, लेकिन हम स्लो को क्यों इतना तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि इसे थोड़ा सा स्लो होने के बाद हमको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला फैसिलिटी मिल रहा है, ये सर्विस मिल रहा है।
तो चलो थोड़ा स्लो चलो, कोई बात नहीं। ओके, फास्टे होके क्या करेगा जब रने नहीं करेगा तब। ओके, और भी बहुत इश्यूज है जो आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कशन करने से फायदा नहीं है। एक और लिमिटेशन है कि मोबाइल एप्लीकेशन में अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई फ्रेमवर्क अभी है, फ्रेमवर्क, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होगा। ऐसा कोई फ्रेमवर्क आ जाएगा जो मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत रोबस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा तो उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में, टाइम नहीं है सर, टाइम खत्म हो गया सारा। अच्छा, किसी को कोई सवाल है तो पूछो। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। हाँ, कहाँ गया? हैंड रेज किया था कोई? हाँ, यस आस्क। सर पोर्टेबल और ये इसमें क्या अंतर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में? पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म एक ही है, दोनों एक ही है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करने मतलब कहीं रन करेगा, कहीं पे रन कर सकता है, इसीलिए वो पोर्टेबल है। ठीक है, किसी पे भी रन कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज पोर्टेबल। यस विशाल। सर बाइट कोड और मशीन कोड में डिफरेंस क्या है? अच्छा, ट्रांसलेशन का मतलब क्या समझते हो? इंग्लिश में हम लोग को हिंदी दिया जाता था और बोलते थे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बोलते थे ना, बोलते थे। तो हम लोग उसको हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड द रूल ऑफ इंग्लिश। ओके, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि मोबाइल में इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। मतलब KYA लिखे तो वहां हिंदी में क्या लिखा गया, तो ये ट्रांसलेशन है। मतलब एक सोर्स लैंग्वेज है और उसको ट्रांसलेट करके एक टारगेट लैंग्वेज में बना दे रहे हैं। ओके, अब सवाल ये है कि हम सोर्स लैंग्वेज जो लिखते हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एग्जीक्यूट तो करेगा नहीं। एग्जीक्यूशन में किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस प्रोग्राम को उस प्रोसेसर के हिसाब से उसके इंस्ट्रक्शन सेट पे हमको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, जैसे अगर मेरे पास एक रोबोट है और रोबोट को हम जो काम कहते हैं वो कर देता है, देखो नहीं समझ में आए तो हमको फिर मौका देना और समझाएंगे। तो रोबोट बहुत काम कर दे रहा है, ठीक है, हम भी बहुत काम कर लेते हैं, तुम भी बहुत काम करते हो। अगर हम बात करें बारीक नजरिए से देखें, तुम क्या कर रहे हो, तुम यहां से गए, वहां से एक सामान लाके हमको दे दिए, ठीक है, इस बीच में तुम्हारा क्या क्या इंस्ट्रक्शन तुम ओबे किए, तुम चले, मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप फॉरवर्ड। ऐसा ही इंस्ट्रक्शन सेट होता है हर प्रोसेसर का। तुम लोग पढ़े होगे मूव, जैसे हम लोग लिखते हैं कि मूव, वैल्यू मूव करते हैं रजिस्टर में, और डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। बहुत सारा इंटरप्ट यूज करके, असेंबली लैंग्वेज 8086 की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरप्ट यूज करके डेटाबेस कीबोर्ड से डेटा रिसीव करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का, इतना बताने का पीछे ये रीजन था कि जो एग्जीक्यूटिबल कोड होगा, EXE होगा, वो उस प्रोसेसर के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिकोड किया जाएगा, तब रन करेगा। ओके, अब रहा बात कि हम अगर सोर्स कोड ही विंडो पे लिख के, हम ये सोर्स कोड जो बनाए थे, क्या ये संभव था कि हम ये सोर्स कोड बगैर बाइट कोड में चेंज किए हुए यही हम दे देते यहाँ पे इसको, है ना, और यहाँ पे एक कंपाइलर, पीवीएम की जगह पे एक कंपाइलर ले लेते लिनक्स का,
ये सोर्स कोड को कंपाइल कर लेता, सेम यहाँ कर सकते थे। प्रॉब्लम क्या था कि हम सोर्स कोड हम कैसे किसी को दिखाएं, ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यह बहुत मेहनत से आदमी प्रोग्रामिंग सीखा है। हम सारा का सारा प्रोग्राम रिवील नहीं कर सकते किसी को। कर सकते हैं बताओ? नहीं कर सकते? बोलो ना। सवाल किसका था जी? ठीक है, तो सोर्स कोड हम डिलीवर नहीं कर सकते। हाँ तो हैंड रेज करो, दिखेगा तब ना हम तुम्हारा डाउन करेंगे। हम तुम्हारा ऑफ नहीं किए थे, तुम हैंड रेज करो एक बार विशाल। ओके ओके, तो हम सोर्स कोड डिलीवर नहीं कर सकते किसी को, और सोर्स कोड को डिलीवर करने के लिए सोर्स कोड एग्जीक्यूटिव कोड भी नहीं बना सकते। क्यों? कि जिस सिस्टम पर जाएगा उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव कोड बनाना है, तो हम पहले से एग्जीक्यूटिव कोड नहीं बना सकते, है ना। किसको क्या खाना है नहीं पता है, हम पनीर का कौन सा सब्जी बना दें, तो हम पूछेंगे कि आपको क्या खाना है। ठीक उसी तरह से वो कोड, वो सोर्स कोड किस सिस्टम पे जाएगा, उस सिस्टम के हिसाब से उसको कंपाइल होना है, तो हम कंपाइल तो पहले नहीं कर सकते, हम सोर्स कोड भी नहीं दे सकते। क्या करें? तो काम एक आइडिया निकाले कि सारे सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके सारा का सारा सिंथेटिकल एरर फाइंड आउट करते हैं। अगर वो सिंथेटिकल एरर सिंटेक्स एरर से फ्री हो जाता है तो एक दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरे लैंग्वेज में वो लैंग्वेज ऐसा होगा कि अगर तुम खोल के पढ़ना चाहो तो तुमको ना पता चले कि कौन सा टेक्निक, कौन सा लॉजिक लगाया गया है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, वो तुम्हारे समझ के बाहर का बात है। अब वो बाइट कोड हम दे सकते हैं बड़ा आराम से, तुम कुछ कर दो, तुमको नहीं पता चलेगा हम कितना बुद्धि लगा के बनाए हैं। अब वो बाइट कोड सिस्टम एग्जीक्यूटिबल तो नहीं है, सिस्टम एग्जीक्यूटिबल नहीं है, ठीक है, वो सिस्टम पे अकेले रन नहीं कर सकता। वो जैसे किसी फोटो को या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को तुम नोटपैड में खोल दो तो कैसा दिखेगा? पढ़ तो नहीं पाएंगे हम लोग, पढ़ पाएंगे क्या? सी में एक प्रोग्राम लिखना, हेलो वर्ल्ड, EXE बन जाएगा, उस EXE को राइट क्लिक करके ओपन इन नोटपैड करना, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अब वो जो हमारा जो बाइट कोड है ना, हम बगैर किसी हेजिटेशन के, थ्रेट के हम दे सकते हैं किसी को। और अब वो बाइट कोड को सिस्टम डिपेंडेंट कोड चाहिए तब वो सिस्टम पर रन करेगा, उसके लिए JVM है, उसके लिए PVM है। क्लियर हुआ विशाल? ठीक है, और कोई सवाल किसी का? चलो मिलते हैं अगले क्लास में, चलो बाय।